जिस पेपर का नाम ही क्वालिफाई है, अगर क्वालिफाइड बच्चों को अगला मेंस पेपर देने का मौका सरकार नहीं दे सकती तो उस क्वालिफाई शब्द के क्या मायने हैं, ये सवाल है हरियाणा सरकार से पूछना चाहते हैं। आज हम लोगों के बीच में सोनीपत से जो विधायक हैं सुरेंद्र पवार जी, वो कुछ बात रखना चाहते हैं। वे हमारे बीच में आए हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और दिव्यांशु बुद्धिराजा जी हमारे बीच में हैं, ये भी कुछ बात रखना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं। आप 2 मिनट बैठिए सर, मैं पूरी बात बताता हूँ, उसके बाद फिर जो मैं आपको बुलाता हूँ। हम जो टॉपिक डिस्कस, सबसे पहले तो मैं यहां आईसीएस इंस्टीट्यूट में ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए जो हम आवाज उठा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करने के लिए माननीय प्रेमल सर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। नौजवान शक्ति जो हरियाणा के भविष्य है, जो आज मेरी यहां आवाज सुन रहे हैं, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि आज हम यहां आपके बीच में मौजूद हैं। अभी प्रेमल सर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर यहां आपको बताया कि सीईटी का विषय जो हरियाणा के अंदर, हरियाणा के नौजवान और हरियाणा सरकार के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। लगातार सीईटी के विषय के ऊपर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा का कोई ऐसा बीजेपी का विधायक नहीं छोड़ा जिसके पास आप लोग अपनी अर्जी कागजी माध्यम से लेकर नहीं गए। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम हुए, अगर मैं कुरुक्षेत्र के अंदर शाहबाद की बात करूं तो वहां सीईटी के बच्चों ने मुख्यमंत्री के कानों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, लेकिन उनकी बात को वहीं दबा दिया गया। संजय भाटिया जी का जिक्र किया, मेरी सीईटी के जो संघर्ष समिति के जो आपके लीडर साहिबान हैं उनसे मैं रेगुलर टच में था। उन लोगों ने मुझे बताया कि हमारी संजय भाटिया जी से बात चल रही है। हमने कहा बहुत बढ़िया, अगर सरकार आप सबको मौका देती है, अगर सरकार ये कहती है कि 3,57,000 जितने विद्यार्थी सीईटी में क्वालिफाई हुए हैं उन सभी को फाइनल पेपर देने का मौका अगर सरकार देती है तो हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करेंगे। हम इस मुद्दे के अंदर, इस मुद्दे को किसी भी प्रकार से राजनीतिक रूप हम लोग नहीं देना चाहते, इसीलिए इस मामले को पॉलिटिकल हमने शुरू से रखा। हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, चाहे वो मीडिया के अंदर बयान देने की बात हो, हमने इसको पूर्ण रूप से पॉलिटिकल रखा, क्योंकि हम ये समझते हैं, ये जानते हैं कि अगर कल को सरकार को यह हो जाएगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है तो वो उसे राजनीतिक रूप दे देंगे। लेकिन हार के जब आप लोगों के पास कोई और चारा नहीं बचा, जब सत्ता दल ने आपको हर मोर्चे पर नकार दिया, जब सत्ता दल ने आपको अपने दरवाजे से वापस मोड़ दिया, तब आपकी संघर्ष समिति के लोग दिल्ली के अंदर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, जैसा प्रेमल सर ने बताया, उन्होंने आज से 15 दिन पहले दिल्ली चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मुलाकात करी और उन्होंने अपना रोना बताया कि हरियाणा के अंदर आज ये हालात है कि जिस पेपर का नाम सीईटी क्वालिफाई हरियाणा सरकार ने रखा है, उसमें क्वालिफाइड बच्चों को ही आगे पेपर देने का जो है अवसर नहीं प्राप्त हो रहा। मैं हरियाणा सरकार से यह पूछना चाहता हूं, जिस पेपर का नाम ही क्वालिफाई है, अगर क्वालिफाइड बच्चों को अगला मेंस पेपर देने का मौका सरकार नहीं दे सकती तो उस क्वालिफाई शब्द के क्या मायने हैं, ये सवाल है हरियाणा सरकार से पूछना चाहते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्योंकि युवाओं का मुद्दा है, मेरी जिम्मेदारी लगाई। मैं वो व्यक्ति हूं, आप में से कई लोग जानते होंगे, जब मैं एनएसए हरियाणा का अध्यक्ष था तो हरियाणा में कोविड टाइम में सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर सरकार ने ऑफलाइन पेपर कराने का फैसला लिया था। आप में से कई लोग मुझे जानते हैं, हरियाणा सरकार के फैसले को 4 बार माननीय हाईकोर्ट में चैलेंज करके यूटर्न कराने का फैसला, ऑनलाइन कराने का काम मैंने किया। हमारी ये जिम्मेवारी लगी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारी ये जिम्मेवारी लगाई कि इस मामले को, इस
इस मामले को जोरों शोरों से उठाया जाए और सरकार को मजबूर किया जाए कि सरकार इस फैसले को यूटर्न ले और 3,57,000 सीटी के सभी क्वालिफाइड जो है अभ्यर्थी उनको पेपर देने का अवसर प्राप्त हो। जो इसके टेक्निकल मोटिव कारण है कि क्यों हम लोग सीटी क्वालिफाई में सभी बच्चों को अपीयर होने का जो है चांस मांग रहे हैं, वो प्रिमल सर ने आपको बता दिया। मेरे से शायद बेहतर तरीके से आप जानते हो उस चीज को। जो पहला है कि 4 गुना इन्होंने फॉर्मूला कर दिया। सवाल ये पूछते हैं मनोहर लाल खट्टर जी से, बताओ कि किस आधार पर यह फॉर्मूला 4 गुना करा गया? जब हरियाणा के लगते राजस्थान में यह 15 गुना है, जब हरियाणा से लगता यूपी में यह 10 गुना है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कई गुना बनाए गए तो हरियाणा में यह अनोखा फैसला 4 गुना वाला क्यों बुलाया गया? यह सवाल हम मनोहर लाल खट्टर सरकार से पूछना चाहते हैं। दूसरा सवाल हम यह पूछना चाहते हैं, जिस प्रकार से अब पता लगा जो लास्ट आपकी नोटिफिकेशन HSSC ने इशू करी है कि 20 जून को आप लोगों के एडमिट कार्ड इशू होंगे और 24 जून को आपकी परीक्षाएं होंगी। मैं चैलेंज करता हूं मनोहर लाल खट्टर, मैं हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग को चैलेंज करता हूं कि 20 तारीख को आप भी अपना एडमिट कार्ड निकलवा लो और 24 तारीख की किसी भी परीक्षा में अपीयर हो, अगर पास होकर दिखा देना हम आपको चैलेंज करेंगे। 4 दिन के अंदर अगर किसी अभ्यर्थी को यह नहीं पता कि उसका एडमिट कार्ड किस पोस्ट के लिए आएगा तो वो व्यक्ति कैसे उस पेपर की परीक्षा दे सकता है? जब ये सवाल हम हरियाणा सरकार से पूछना चाहते हैं। साथियों, इस मुद्दे के बारे में बात करनी हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी भी बात कर सकते हैं, सरकार की कमियां गिनानी हो जितनी भी कमियां गिनवा सकते हैं, लेकिन समय की कमी है। समय की कमी आपकी पढ़ाई के लिए भी है और हम लोगों ने परसों चंडीगढ़ के अंदर आपकी संघर्ष समिति के कुछ साथियों के साथ हमने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 तारीख को हमने हरियाणा सरकार को 4 दिन 96 घंटे का अल्टीमेटम दिया। हरियाणा सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया कि 16 जून तक या तो हरियाणा सरकार इस पॉलिसी के अंदर बदलाव करे, क्योंकि बदलाव कर सकती है। आपके गजटेड नोटिफिकेशन 2019 के क्लॉज नंबर 16 में सरकार के पास ये ताकत है कि सरकार इसके अंदर कोई भी बदलाव कर सकती है, चेंज कर सकती है, उसको इंटरव्यू कर सकती है। ये पूरा अधिकार हरियाणा सरकार के पास है। इसलिए हमने 16 जून तक हरियाणा सरकार को यह समय दिया कि आप 16 जून तक इस पॉलिसी के अंदर बदलाव करो, नहीं तो पूरे हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के सीईटी के 3,57,000 एस्पिरेंट्स, हरियाणा युवा कांग्रेस और सीईटी संघर्ष समिति के सभी साथी करनाल के अंदर इकट्ठे होंगे और मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करेंगे। 16 जून की हम लोगों ने ये पोल दी है। मैं आपके बीच में यहां आया हूं क्योंकि 13 तारीख कल संजय भाटिया की मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात हुई है, सोशल मीडिया पर फोटोज भी वायरल हुई है, लेकिन उसमें कोई भी आप लोगों के लिए इस मुद्दे पर रिलैक्सेशन मुझे नहीं लगता कोई आया है। तो इसलिए हम आज आपके बीच में ये आह्वान करने आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, आपसे विनती करने आए हैं। मुद्दा आपका है, आप लोगों ने सरकार के सारे दरवाजे खटखटा दिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास आप जा दिए, लेकिन आपका कोई हल नहीं निकला। अब हम लोग, जो कि विपक्ष का ये फर्ज बनता है कि जब भी सरकार कोई गलत काम करे तो उसको आईना दिखाने का काम हमारा है, तो हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि आने वाली 16 जून परसों हरियाणा के अंदर सभी नौजवान साथी जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप सबसे मैं ये विनती करूंगा कि आपकी लड़ाई लड़ने हम लोग करनाल के अंदर 16 जून को एनडीआरआई चौक करनाल दोपहर 2:30 बजे हजारों की संख्या में नौजवान साथी वहां इकट्ठे होंगे और इस प्रदेश सरकार से सीटी के मामले पर स्पेसिफिकली हम लोग सवाल पूछेंगे। तो मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि आप सभी साथी, आपका तो कि ये लास्ट डेडलाइन, लास्ट अटेम्प्ट है। सर ने बताया हिसार में प्रदर्शन हुए, पंचकुला में प्रदर्शन हुए, अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हुए, लेकिन एक बड़ा जो इम्पैक्ट डालने का टाइम है वो अब है।
वो 16 जून का टाइम है। भगत सिंह जी एक बात कहा करते थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, तो ऐसा एक धमाका 16 जून को आप लोगों से भी निकला है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर ये आखिरी मौका है हम लोगों को इकट्ठे होकर अपनी ताकत दिखाने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं परिमल सर। अगर हरियाणा का नौजवान चाहे तो किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता से उखाड़ कर बैठ सकता है, इस बात में कोई शक नहीं। ये मैं राजनीतिक चोला उतार के ये बात कह रहा हूं। हरियाणा के नौजवानों में इतनी ताकत है कि वो सत्ता परिवर्तन किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उस बात का एहसास शायद राजनीतिक दलों को नहीं है। उसका एहसास दिलाने के लिए आप लोगों को 16 जून को करनाल के अंदर इकट्ठे होना होगा और अपनी इकट्ठेपन का, अपनी ताकत का वहां परिचय आप लोगों को देना होगा। तो मेरी दोबारा से आपसे अनुरोध है कि आप सभी साथी 16 जून दोपहर 2:30 बजे हम लोग NDRI चौक करनाल पर इकट्ठे होंगे। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो राज्यसभा सांसद है वो इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। CET संघर्ष समिति के जो आपके लोग हैं वो साथ चलकर इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। और मैं ये आपको विश्वास से कहता हूं, बहुत डरपोक लोग हैं सत्ता में बैठे लोग, कोई बहुत दलेर लोग नहीं है, मैंने देखा हुआ है, सरकार ने 4 राजनीतिक मुकदमे दर्ज करे वो मेरे ऊपर। किस बात का राजनीतिक मुकदमा?